Hello everyone, this is Niharika Tiwari and in this video we will going to discuss about the industrial sector on the eve of independence. So let's start it. Now बात कर लेते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था अंडर ब्रिटिश रूल वो कैसा था। फ्रेंड्स, जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस था वो बहुत ही पुअर था, हमारा इंडस्ट्रियल बेस अच्छा नहीं था। और इसके साथ ही साथ ये भी था कि जो हमारी इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो कि वर्ल्ड फेमस थी वो भी डिक्लाइंड होने लगी, वो भी डिस्ट्रॉय होने लगी। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में था वो क्यों पुअर होने लग गया, और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ स्लो क्यों थी। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक पॉलिसी को फॉलो किया था जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। सो फ्रेंड, इस पॉलिसी के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एकमात्र एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, जो कि उनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए था। तो अब इंडिया क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहा था। और एक्सपोर्ट क्या कर रहा था, रॉ मटेरियल कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री में वर्क को कैरिड आउट कर सके। दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने इंडिया को एक एज अ मार्केट बना दिया, जहाँ पे वो जो अपने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में, वो आके अपने गुड्स को इंडिया में बेचेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट को अर्न करेंगे। सो ये दो चीज़ें थी जो आपकी आती है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं क्या फीचर्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इन फीचर्स को आप दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और दूसरा है आपका स्लो ग्रोथ और स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सो अब बात कर लेते हैं कि पहले पॉइंट की जो कि है हमारा डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों डिस्ट्रॉय हुई। तो इसके रीजन जो है वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो रीजन था वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। फ्रेंड्स, डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पॉलिसी थी यहाँ पे एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके। सो वो क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल वो अपनी कंट्री में इंपोर्ट कराएंगे वो बिल्कुल फ्री थे। साथ ही साथ जो वो अपने गुड्स इंडिया में भेजेंगे वो भी पूरी तरीके से फ्री थे, मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था, कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी। ठीक है, पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो हम लोग अपना हैंडीक्राफ्ट जो एक्सपोर्ट करते थे फॉरेन कंट्रीज़ में, उस पर इन लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, हैवी ड्यूटी लगा दी, जिसके कारण जो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था उसको लोग डिस्करेज करने लग गए, क्योंकि ऑब्वियस वो इतना महंगा बिकने लग गया कि कोई नहीं खरीदता था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे उसने अपनी इंटरनेशनल मार्केट तो खो ही दी, और इसके साथ ही साथ उसने अपनी डोमेस्टिक मार्केट भी खो दी। अब डोमेस्टिक मार्केट इस तरह खो दी क्योंकि अब जो ब्रिटिश गुड्स थे वो यहाँ पे जो बिक रहे थे वो बहुत ही चीप रेट पे बिक रहे थे, जिसके कंपैरिजन जो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो महंगा था। तो लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गुड्स को परचेज कर रहे थे। तो ये रीज़न था हमारा एक जो कंट्रीब्यूट करता है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के टूवर्ड। दूसरा रीज़न जो है वो ये है लो प्राइस मशीन मेड गुड। फ्रेंड्स, यहाँ नाम से क्लियर है कि लो प्राइस मशीन मेड गुड, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री में गुड सप्लाई कर रही थी फिनिश गुड्स, वो क्या थे, बहुत ही चीप रेट के थे, और जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो महंगा था। तो मार्केट में डिमांड किसकी होने लग गई, ब्रिटिश गुड्स की होने लग गई। तो इसके कारण भी क्या हुआ, हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। नेक्स्ट रीजन आ जाता है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब यहाँ क्या हुआ, जो वेस्टर्न कल्चर आने लग गया हमारे कंट्री में, ब्रिटिश गुड्स को क्या होने लग गया, सपोर्ट मिलने लग गया, लोग डिमांड करने लगे ब्रिटिश गुड्स के लिए, वो अट्रैक्ट होते गए वेस्टर्न कल्चर के टुवर्ड, और उनकी जो टेस्ट और प्रेफरेंस थी वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट से शिफ्ट होकर कहाँ चली गई, ब्रिटिश के गुड्स के टुवर्ड चली गई, जो एक रीजन कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के डिके होने के। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉल इन इनकरेजमेंट टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पहले क्या होता था, जो भी हमारे प्रिंस थे, नवाब थे, वो हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनको बहुत प्रेस करते थे, जो उनका दरबार होता था वो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट
जो प्रोडक्ट होते थे उन्हें अपने दरबार में लगाते थे, और लोगों को जब बाहर से लोग आते थे तो वो देखते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को और काफ़ी प्रेज भी करते थे। तो ये था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तब ये नवाब, प्रिंस, ये सारे लोग अपनी एग्जिस्टेंस को खोने लग गए। सिंस इनकी एग्जिस्टेंस भी ख़त्म होने लग गई, और इसके साथ ही साथ जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एक सपोर्ट मिलता था, एक उसको जो प्रेज मिलता था, वो भी कम होने लग गया। और ये भी रीज़न कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने के टूवर्ड्स। इस फीचर बात कर लेते हैं स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों थी? तो फ्रेंड्स, जो पहला रीजन आता है जो रिस्पॉन्सिबल है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए, वो है अनइवन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, अनइवन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री का मतलब यही हुआ कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कहीं तो सही थी और कहीं खराब थी। फ्रेंड, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप होना शुरू कर दी थी, लेकिन जो उसकी ग्रोथ थी वो बहुत ही स्लो थी। जो इंडस्ट्रीज डेवलप थी उस टाइम पे वो कॉटन, टेक्सटाइल, जूट और कोल्स माइन इन्हीं तक सीमित थी। इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी वो हमारी कंट्री में डेवलप होना शुरू कर दी थी, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी वो 1907 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। बाकी जो कुछ इंडस्ट्रीज थी जो शुगर, सीमेंट, इन पेपर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश होना शुरू करी, लेकिन इन सभी इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी स्लो थी। अनदर रीज़न जो रिस्पॉन्सिबल है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए, वो है आपका लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज आपको पता होगा, वो इंडस्ट्रीज जो कैपिटल गुड्स बनाती है, लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट्स एंड ऑल। तो ये जो इंडस्ट्रीज थी हमारी कंट्री में वो बहुत ही कम थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो कैपिटल गुड्स के लिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज पे ही डिपेंड करे। नेक्स्ट रीजन जो आता है आपका, वो आता है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन द सेंस कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बस डेवलप होना ही शुरू किया था, और जो उसकी ग्रोथ थी वो इतनी स्लो थी कि वो जो कंट्रीब्यूशन कर रही थी जीडीपी पे वो बहुत ही कम था। सो जिसके कारण एक रीज़न कंट्रीब्यूट होता है, और ये कंट्रीब्यूट करता है हमारा स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के टूवर्ड। अनदर रीजन जो आपका आता है वो आता है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कुछ ही एरिया पे वर्क कर रही थी। वो हमारी या तो कम्युनिकेशन पे वर्क कर रही थी, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे वर्क कर रही थी, पोर्ट्स पे वर्क कर रही थी, इन सारे एरियाज पे वो वर्क कर रही थी। मीन्स उन एरियाज पे ही वर्क कर रही थी जिन एरिया में उसका कोई बेनिफिट हो रहा था। तो अदर एरिया थी जो देखा जाए हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। लाइक वो इंडस्ट्रीज आपकी जो रिलेटेड थी कैपिटल गुड्स से, लाइक प्लांट एंड मशीनरी का डेवलपमेंट, इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट, इन सारी इंडस्ट्रीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेवलप करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। और ये सारे रीजन जो आपके हैं वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के टूवर्ड। सो ये थे आपके फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप आपको ये सारे फीचर्स सही से समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर आपको फर्दर कोई डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प you with that. So if you like my video, please press like button and subscribe to my channel. Thank you.